Hello viewers, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to explain the business organization जिसका कोड ECO01 है. इसका मैं आज चैप्टर 2 दैट इज फाइनेंसिंग इन बिजनेस उसे मैं स्टार्ट करता हूँ. तो आइए उसके बारे में जानते हैं. लेट्स नाउ स्टार्ट द चैप्टर. आइए, तो ये फाइनेंसिंग इन बिजनेस है, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं. ये फाइनेंसिंग इन बिजनेस के अंतर्गत हम इसे अच्छी तरह जान पाएंगे. पहला पॉइंट है रेजिंग कैपिटल, ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और अदर सोर्सेस. यानी सबसे पहले रेज कैपिटल को करनी पड़ती है, यानी कैपिटल बढ़ानी पड़ती है. ये हम इन्वेस्टर से फंड और लेंडर से और अदर सोर्सेस से फंड को ऑब्टेन करते हैं, दैट मीन्स प्राप्त करते हैं. दूसरा पॉइंट है एलोकेटिंग रिसोर्सेस, असाइनिंग फंड टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़. अदर बहुत तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हम फंड को असाइन करते हैं, सच एज ऑपरेशन जैसे ऑपरेट करने में, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करने में, एंड डेट रीपेमेंट यानी कि डेट जो होती है हमारी, कर्ज जो होती है उसका रीपेमेंट में. तीसरा पॉइंट मैनेजिंग कैश फ्लो, कंट्रोलिंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी. अब कंट्रोल करते हैं हम, एलोकेट करते हैं रिसोर्स को. कहने का मीन्स हो गया कि इनफ्लो और आउटफ्लो फंड की जो है उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे कि ये लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी हमारी इंश्योर होती रहती है. चौथा पॉइंट इन्वेस्टिंग इन एसेट्स, एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं. यूजिंग फंड्स टू एक्वायर एसेट्स सच एज इक्विपमेंट्स, प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट. तो इसमें इन्वेस्टिंग इन एसेट्स, एसेट्स बनाने में भी हम फंड का इन्वेस्टमेंट करते हैं. जैसे कि कोई इक्विपमेंट है उसके लिए प्रॉपर्टी बनाने में और या इन्वेस्टमेंट में हम यूज़ करते हैं. पांचवा पॉइंट है मैनेजिंग रिस्क. तो इसमें है मिटिगेटिंग फाइनेंशियल रिस्क सच एज मार्केट फ्लक्चुएशंस, क्रेडिट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क. ये सारे रिस्क को हम मैनेज करते हैं. मार्केट फ्लक्चुएशन, जैसा कि हम जानते हैं मार्केट में बहुत क्विकली फ्लक्चुएट करती है मार्केट. कभी मार्केट अप होता है, कभी डाउन होता है, तो उसका भी रिस्क हमें उठाना पड़ता है. क्रेडिट की रिस्क उठानी पड़ती है एंड द लिक्विडिटी रिस्क उठानी पड़ती है. तो ये 5 पॉइंट फाइनेंसिंग इन बिजनेस थी. अब आइए फाइनेंसिंग ऑप्शंस फॉर बिजनेस इंक्लूड्स. इसमें फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या क्या बिजनेस में इंक्लूड होती है उसके बारे में डिटेल जानते हैं. तो इक्विटी फाइनेंसिंग, इसमें इशूइंग शेयर टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर के लिए शेयर को इशू की जाती है, दैट इज़ नोन एज इक्विटी फाइनेंसिंग, जिसे हम बिजनेस में इक्विटी फाइनेंसिंग बोलते हैं. दूसरा डेट फाइनेंसिंग, यहाँ है बोरोइंग फंड्स फ्रॉम लेंडर्स सच एज बैंक्स और बॉन्ड होल्डर्स. बॉन्ड होल्डर्स के द्वारा, बैंक के द्वारा या लेंडर्स के द्वारा हमें फंड को बोरो करना होता है, लेना होता है. इसको हम डेट फाइनेंसिंग के अंतर्गत करते हैं. तीसरा पॉइंट है हाइब्रिड फाइनेंसिंग. इसमें है कंबाइनिंग इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग. इसमें इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग को कंबाइन करते हैं, सच एज मेजेनाइन फाइनेंसिंग, जिसको हम मेजेनाइन फाइनेंसिंग के रूप में देखते हैं. अब चौथा पॉइंट है अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग, यूजिंग नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस सच एज क्राउड फंडिंग, इनवॉइस फाइनेंसिंग और एसेट बेस्ड लेंडिंग. तो ये अल्टरनेट फाइनेंसिंग के अंतर्गत ये तीनों पॉइंट्स आते हैं, जो कि हमारी ये क्राउड फंडिंग होती है, इनवॉइस फाइनेंसिंग होती है और एसेट बेस्ड लेंडिंग होती है. अब पांचवा पॉइंट इंटरनल फाइनेंसिंग, यूजिंग रिटेन्ड अर्निंग और प्रॉफिट टू फंड बिजनेस एक्टिविटीज़. इंटरनल फाइनेंसिंग के अंतर्गत जितनी भी अर्निंग होती है या प्रॉफिट्स होती है फंड की,
वो हम बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंश्योर करते हैं, लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारे 5 जो थे ये फाइनेंसिंग ऑप्शंस थे। अब हम आते हैं इफ़ेक्टिव फाइनेंसिंग इनेबल बिजनेस टू। कैसे हम फाइनेंसिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं यानी प्रभावी बना सकते हैं बिजनेस के अंतर्गत। तो आइए, पहला है ग्रोथ एंड एक्सपेंड। सबसे पहले ग्रो करते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं, दैट मीन्स उसका विस्तार करते हैं। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्ट इन न्यू अपॉर्चुनिटीज़। नए नए अवसरों में हम उसे इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि बिज़नेस का ग्रो अच्छा हो और बिज़नेस फैले यानी एक्सपेंड करे। तीसरा पॉइंट है मैनेज रिस्क। रिस्क को मैनेज करनी होती है जिससे कि रिस्क हमारी मिनिमाइज हो, जिससे कि चांसेस हमारी बिजनेस की ग्रो करे। चौथा पॉइंट है इम्प्रूव कैश फ्लो। कैश फ्लो को इम्प्रूव करनी पड़ती है। इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज करके हम कैश को इम्प्रूव कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, यानी प्रतियोगिता को भी हम इंक्रीज करते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस को, जैसे मार्केट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको अलो करके और उसको एक्सेप्ट करके उस अनुसार से अपने बिजनेस को इंक्रीज करते हैं। तो ये 5 पॉइंट है इफेक्टिव फाइनेंसिंग जो कि बिजनेस में इनेबल होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारी सेवरल टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग नीड्स। कितनी तरह की फाइनेंसिंग नीड्स होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला पॉइंट है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स, जो कम समय के लिए फाइनेंसिंग नीड्स होती है वो बताता हूँ। इमीडिएट एक्सपेंसेस सच एज, जो कि बहुत ही इमीडिएट एक्सपेंस होती है, जैसे रेंट एंड मॉर्गेज। रेंट और मॉर्गेज ये तो हमें इसेंशियल में आ जाती है, ये तो हमें देनी ही पड़ती है। दूसरा है यूटिलिटीज़, इसकी यूटिलिटीज़ पर ध्यान देनी होती है। तीसरा ग्रॉसरीज़ पर ध्यान देनी होती है। और इमरजेंसी फ़ंड, और हमें इमरजेंसी फ़ंड कुछ रखने पड़ते हैं जो कि हमें बिजनेस में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं हो। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स, एंश्योर एक्सपेंसेस। इसमें फ्यूचर एक्सपेंसेस में हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स कैसे करते हैं। तो पहला है रिटायरमेंट सेविंग्स। हमारी रिटायरमेंट सेविंग्स करते हैं, एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए करते हैं, डाउन पेमेंट ऑन द हाउस के लिए डाउन पेमेंट करते हैं, मेजर परचेजेस, जैसे बड़ी बड़ी परचेस करते हैं, कार, अप्लायंसेस एक्सेट्रा, ये एग्जांपल दिए हुए हैं। तीसरा पॉइंट है रेकरिंग फाइनेंसिंग नीड्स। तो ऑन गोइंग एक्सपेंसेस, ये ऑन गोइंग एक्सपेंसेस होती है जिसको हम रेकरिंग फाइनेंसिंग नीड्स के अंतर्गत रखते हैं। ये है मंथली बिल्स, जैसे फ़ोन की, इंश्योरेंस की, ये मंथली बिल्स होती है। दूसरा पॉइंट सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है, जैसे स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, ये स्ट्रीमिंग और सॉफ्टवेयर ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, जैसे कार की, होम की, ये मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट इसमें आती है रेकरिंग फाइनेंसिंग के अंतर्गत। अब आइए चौथा पॉइंट है नॉन रेकरिंग फाइनेंसिंग नीड्स, वन टाइम एक्सपेंसेस, जैसे वेडिंग्स होती है, वैकेशंस होती है, होम रिनोवेशन होती है, मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस होती है, ये सारे वन टाइम एक्सपेंसेस होती है। पांचवा पॉइंट है कंटिंजेंसी फाइनेंसिंग नीड्स, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत जो एक्सपेक्ट भी नहीं करते उस तरह की एक्सपेंसेस कभी कभी आ जाती है, जैसे कार रिपेयर कार रिपेयर अचानक से हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसीज हो जाती है, होम डैमेज हो जाती है, जॉब लॉस हो जाती है, ये सब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के अंतर्गत आती है। तो उसके लिए हमें कंटिंजेंसी फाइनेंशियल नीड्स की ज़रूरत होती है। 6 पॉइंट है ग्रोथ फाइनेंसिंग नीड्स, फाइनेंसिंग नीड्स की ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ बिल्डिंग। इसमें इन्वेस्टमेंट और वेल्थ बिल्डिंग होती है, जैसे कि रिटायरमेंट अकाउंट, स्टॉक एंड बॉन्ड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट,
ये सारे हमारी ग्रोथ फाइनेंसिंग नीड्स के अंतर्गत आती है। 7 पॉइंट है प्रोटेक्शन फाइनेंसिंग नीड्स। तो रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस सच एज, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, लायबिलिटी इंश्योरेंस है, ये मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी आ जाती है, वो प्रोटेक्शन फाइनेंशियल नीड्स के अंतर्गत आती है। 8वां पॉइंट वेल्थ ट्रांसफ़र फाइनेंसिंग नीड्स, इसमें एस्टेट प्लानिंग एंड इनहेरिटेंस के अंतर्गत आती है। तो इसमें विल्स एंड ट्रस्ट ये पहला होता है जो कि हमें विश्वसनीय बनानी पड़ती है। दूसरा इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है और तीसरा चैरिटेबल गिविंग करनी पड़ती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ा ये सेवरल टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग नीड्स के अंतर्गत। अब आइए हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारे जितने भी मेन पॉइंट्स हैं जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर, इन सब टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसके मेन पॉइंट्स जो है उसको हमने इलस्ट्रेट किया है ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स अगर ध्यान में रहेंगे तो आंसरिंग आप अच्छी तरह कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है डेट। डेट के अंतर्गत बॉन्ड्स आते हैं, लोन्स आते हैं, क्रेडिट आते हैं। ये ध्यान रखना है कि डेट के अंतर्गत बॉन्ड्स, लोन्स एंड क्रेडिट्स वगैरह आ जाते हैं। इक्विटी के अंतर्गत कॉमन स्टॉक आता है, प्रीफर्ड स्टॉक आता है और रिटेंड अर्निंग आती है इक्विटी के अंतर्गत। अब हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आती है और वारंट्स आता है। अब आइए, ए कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उसका क्या कारण है, तो वो रीज़न दिया हुआ है यहाँ। पहला रीज़न है अफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करता है। द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी इन्फ्लुएंसेस द कंपनीज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ डेट्स और इक्विटी की मिक्स जो है ये हमारे कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करता है। अब दूसरा पॉइंट है इन्फ्लुएंस रिस्क। हायर डेट लेवल्स इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क। अगर हायर डेट की लेवल होते हैं तो वो फाइनेंशियल रिस्क को इंक्रीज करता है, वाइल हायर इक्विटी लेवल्स रिड्यूस रिस्क। जहाँ हायर इक्विटी लेवल होती है वो हमारे रिस्क को रिड्यूस करता है। ये इसमें हमें ध्यान देना है कि इसमें हायर डेट लेवल नहीं होने देना है, हायर इक्विटी लेवल होने देना है, जिससे कि हमारी रिस्क हमेशा रिड्यूस रहेगी। अब इम्पैक्ट एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स कंपनीज एबिलिटी टू रेज एडिशनल फंड्स। इसमें हमारी कंपनी के अंतर्गत कैपिटल स्ट्रक्चर को हमारी रेज करनी होती है जिससे कि इसके अंतर्गत एडिशनल फंड्स रेज होती है। तो ये इम्पैक्ट फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब इन्फ्लुएंसेस इन्वेस्टर परसेप्शंस, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर कैन इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड स्टॉक प्राइसेस। कैपिटल स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम इम्पैक्ट इन्वेस्टर के अंतर्गत कर सकते हैं जिससे ये कॉन्फिडेंस और स्टॉक प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। तो इसीलिए ये इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर परसेप्शंस के अंतर्गत आती है। अब हम आते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट मिनिमाइजेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करके। दूसरा मैक्सिमाइजेस शेयर होल्डर्स वैल्यू, शेयर होल्डर वैल्यू को मैक्सिमाइज करके। और तीसरा बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करके। ये तीनों पॉइंट को हम प्रॉपर करके ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। अब आइए, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, जो ऐसे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को करती है वो हमारी पहली पॉइंट आती है इंडस्ट्री नॉर्म्स में। दूसरा कंपनी साइज एंड ग्रोथ स्टेज पर। तीसरा एसेट्स स्ट्रक्चर एंड
टेंजिबिलिटी आती है, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो स्टेबिलिटी आती है, पांचवा टैक्स कंसिडरेशन और छठा मैनेजरियल प्रेफरेंस। ये सारी टॉपिक पर हमारी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करती है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को। तो ये सारा टॉपिक, ये सारा पॉइंट्स हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में हमारी प्रॉपर वे से काम करती है। नाउ अब है कंपनीज कैन यूज वेरियस कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज सच एज, ये कंजर्वेटिव अप्रोच। इसमें पहला कंजर्वेटिव अप्रोच आती है जो हाई इक्विटी और लो डेट करती है। ये कंजर्वेटिव अप्रोच होती है। इसके बारे में हमने ऊपर भी बताया था आपको कि इसमें हमें इक्विटी को हाई रखनी होती है और डेट को लो रखनी होती है, जिससे कि डेवलपमेंट अच्छी होती है। अब एग्रेसिव अप्रोच में हाई डेट और लो इक्विटी होती है, और मैचिंग अप्रोच के अंतर्गत मैचिंग एसेट लाइफ एंड फाइनेंशियल ड्यूरेशन होती है। तो ये 3 पॉइंट होती हैं जिसके अंतर्गत कंपनीज कैन यूज वेरियस कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी के अंतर्गत ये तीनों स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज का यूज होता है। अब आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट शुड कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हेन डिसाइडिंग ऑन ए कैपिटल स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट का क्या रोल है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत किसी भी कंपनी में, जबकि वो डिसाइड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो इसे एक्सप्लेन हम करते हैं। पहला पॉइंट है बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क के अंतर्गत इंडस्ट्री आती है, मार्केट कंडीशन आता है एंड ऑपरेशनल रिस्क आती है। ये तीनों रिस्क जो होती है ये बिजनेस रिस्क के अंतर्गत आती है। दूसरा है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू रेज एडिशनल फंड्स, डेट कैपेसिटी एंड लिक्विडिटी। इसमें हमारी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत एडिशनल फंड आते हैं, डेट कैपेसिटी आती है और लिक्विडिटी आती है। तीसरा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट और डेट एंड इक्विटी आ जाती है। चौथा पॉइंट है डेट कैपेसिटी। इसके अंतर्गत एबिलिटी टू सर्विस डेट, इंटरेस्ट कवरेज एंड डेट टू इक्विटी रेशियो आ जाती है। एसेट रिस्क, इसमें टेंजिबिलिटी, लिक्विडिटी एंड एसेट लाइफ आती है एसेट स्ट्रक्चर के अंतर्गत। अब ग्रोथ स्टेज, इसमें स्टार्टअप, एक्सपेंशन, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ये सारे ग्रोथ स्टेज होती हैं। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग आती है, अर्निंग स्टेबिलिटी, मार्जिन एंड कैश फ्लो जनरेशन, ये सारे अर्निंग के अंतर्गत आ जाती हैं। ग्रोथ स्टेज ये प्रॉफिटेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। अब आठवां पॉइंट है टैक्स कंसिडरेशन। इसमें टैक्स रेट्स, डिडक्शंस एंड क्रेडिट आ जाती है। उसके बाद मैनेजरियल प्रेफरेंस, इसमें रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल फिलॉसफी एंड कंट्रोल आती है मैनेजरियल प्रेफरेंस के अंतर्गत। अब मार्केट कंडीशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स, ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है मार्केट कंडीशन के अंतर्गत। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंतर्गत कंप्लाइंस विद लॉस, रेगुलेशंस एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इसमें लॉ एंड रेगुलेशन को हमें कंपनीज की ध्यान रखनी पड़ती है और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को भी ध्यान रखनी पड़ती है। ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कहलाती है। अब क्रेडिट रेटिंग, इम्पैक्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट एंड क्रेडिट वर्दीनेस, इसमें बोरोइंग की इम्पैक्ट आती है और कॉस्ट की एंड क्रेडिट वर्दीनेस इसके अंतर्गत आ जाती है। अब शेयर होल्डर्स वैल्यू, इसमें मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड रिटर्न, इसमें हम शेयर होल्डर्स के वेल्थ एंड रिटर्न को मैक्सिमाइज करते हैं ताकि कंपनी से शेयर होल्डर्स जुड़े रहें। उसके बाद कंट्रोल एंड ओनरशिप है, तो मेंटेनिंग कंट्रोल, ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड वोटिंग राइट्स, इसमें हमारी मेंटेन करते हैं कंट्रोल को, ओनरशिप की स्ट्रक्चर को और वोटिंग राइट्स को। अब आइए
उसके बाद हमारी पॉइंट है ये सिग्नलिंग इफ़ेक्ट्स। जो सिग्नलिंग इफ़ेक्ट्स के अंतर्गत आती है वो हमारे कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्टेक होल्डर आती है। तो इसमें फाइनेंशियल हेल्थ की कम्युनिकेट करना मतलब उसका ध्यान देना, स्टेबिलिटी उसकी अस्थिरता को ध्यान देना एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, स्टेक होल्डर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को भी ध्यान देना होता है। ये सिग्नलिंग इफ़ेक्ट्स के अंतर्गत आती है। इंडस्ट्री नॉर्म्स, इसमें कंपैरिजन विद इंडस्ट्री पीयर्स एंड बेंचमार्क्स। इसमें बेंचमार्क के आधार पर हमें कंपनी की सारी इंडस्ट्री पीयर्स को सारी का कंपैरिजन होती है, जिससे कि हम अपने कंपनी का ग्रोथ को और भी ऊपर कर सकते हैं। अब कैश फ्लो स्टेबिलिटी, इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू कैश फ्लो। इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी भी होती है, यानी कि आगे पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं, और स्टेबिलिटी कैश फ्लो की स्टेबिलिटी बनी रहे ये ध्यान रखा जाता है। उसके बाद इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स रिस्क। इसमें इन्फ्लेशन महंगाई और इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होती है इसके अंतर्गत इम्पैक्ट ऑन डेट, डेट पर जो इम्पैक्ट होती है सर्विसिंग एंड कैश फ्लो, ये सारी आती है। तो इस तरह ये पॉइंट्स हमारी क्लियर हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारी है कैपिटल रेजिंग। तो हम अपने कैपिटल को कैसे बढ़ाते हैं, वो कैपिटल रेजिंग कहलाती है कंपनी के अंतर्गत। आइए इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। यहाँ दिया हुआ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स। ये फंड को ऑब्टेन करने की एक प्रोसेस होती है, सिस्टम होती है टू फाइनेंस बिजनेस ऑपरेशन। ये फाइनेंस बिजनेस ऑपरेशन का एक्सपेंशन यानी उसके वृद्धि का, और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स यानी कोई विशिष्ट प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनीज कैन रेज कैपिटल थ्रू वेरियस मेथड्स। कंपनी अपनी अलग अलग बहुत तरह के मेथड्स से अपनी कैपिटल को रेज करता है। तो वो इंक्लूड करते हैं हम नीचे। तो पहला है इक्विटी फाइनेंसिंग। तो इसके अंतर्गत इक्विटी फाइनेंसिंग के अंतर्गत इशूइंग शेयर्स टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को शेयर इशू करी जाती है, आइदर पब्लिकली और प्राइवेटली। पब्लिकली भी या प्राइवेटली भी किसी भी तरह हो इशू करी जाती है शेयर्स इन्वेस्टर्स को। ये इक्विटी फाइनेंसिंग के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है डेट फाइनेंसिंग। इसमें ब्रोजिंग फंड्स फ्रॉम लेंडर्स, लेंडर से बोरोइंग फंड्स फ्रॉम लेंडर से बोरो किया जाता है फंड्स को, सच एज बैंक, जैसे कि बैंक होता है, बॉन्ड्स होता है, क्रेडिट होता है, इस आधार से हम बोरो करते हैं। तीसरा हाइब्रिड फाइनेंसिंग। इसमें है कंबाइनिंग इक्विटी एंड डेट। इसमें इक्विटी और डेट दोनों की कंबाइनिंग को ही हम हाइब्रिड फाइनेंसिंग के अंतर्गत लेते हैं, लाइक जैसे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स और वारंट्स। इसके अंतर्गत कन्वर्टिबल बॉन्ड्स और वारंट्स आ जाते हैं। अब चौथा पॉइंट है अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग, जिसको हम क्राउड फंडिंग, इनवॉइस फाइनेंसिंग, एसेट बेस्ड लेंडिंग और वेंचर कैपिटल, ये सारे हमारी अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग में आती है। अब इंटरनल फाइनेंसिंग, इसके अंतर्गत यूजिंग रिटेन्ड अर्निंग जैसे प्रॉफिट और एसेट सेल्स, ये सारी आ जाती है। तो इन सारे के डिटेल्स के बारे में हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं, इसे ध्यान रखनी पड़ती है। आइए मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल इंक्लूड्स। अब वो सारे मेथड जिसके अंतर्गत हम कैपिटल को रेज कर सकते हैं उसके वो नीचे दिए हुए हैं। पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको IPO बोलते हैं। ये इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम ये शेयर को इशू करी जाती है, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। सेकंड है राइट इशू, ऑफरिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एडिशनल शेयर्स। अगर हमारे जो शेयर होल्डर्स पहले से हैं उसको एडिशनल शेयर दी जाती है। तीसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट, सेलिंग शेयर्स टू सेलेक्ट इन्वेस्टर्स, यानी
शेयर को सेल करने के लिए हम इन्वेस्टर को का सिलेक्शन करते हैं। चौथा है डेट इशूइंग बॉन्ड्स एंड लोन्स टू इन्वेस्टर्स। बॉन्ड और लोन्स को इशू करते हैं इन्वेस्टर के लिए। बैंक लोन्स, उसमें बोरिंग फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक से हम लोन की बोरो करते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो फाइनेंस हमें प्रोवाइड कर सकता है वहाँ से भी हम बोरो करते हैं। अब वेंचर कैपिटल में आती है रेजिंग फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। इसमें है फंड को रेज करते हैं फ्रॉम एक्सचेंज फॉर इक्विटी की एक्सचेंज के लिए। अब क्राउड फंडिंग है रेजिंग ए स्मॉल अमाउंट फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी छोटी छोटी अमाउंट हम बहुत बड़ी जनसंख्या लोगों से कलेक्ट करते हैं, रेज करते हैं, वो क्राउड फंडिंग कहलाती है। अब एसेट्स बेस्ड फाइनेंसिंग, इसके अंतर्गत यूजिंग एसेट्स एज कोलैटरल फॉर लोन्स। कोलैटरल लोन्स के लिए हम यूजिंग एसेट्स की करते हैं, वो हमारी एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग कहलाती है। अब देखिए इससे अगला पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। तो इसमें है इशू ऑफ शेयर्स, इसमें ओनरशिप के अंतर्गत आ जाती है। शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इन द कंपनी, यानी शेयर्स जो है रिप्रेजेंट करती है एक मालिकाना हक कंपनी के अंतर्गत, जो कि ओनरशिप कहलाती है। यानी हर शेयर होल्डर जो है एक हिस्सा होता है किसी भी कंपनी का। अब इक्विटी, शेयर्स आर फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। ये इक्विटी जो होती है वो शेयर्स का ही फॉर्म होता है जो कि इक्विटी फाइनेंसिंग के अंतर्गत आती है। तीसरा पॉइंट डिविडेंड है, शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड्स इफ डिक्लेयर्ड। अगर डिक्लेयर करी जाती है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दिए जाते हैं। ओके। चौथा पॉइंट है वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर्स टाइपिकली हैव वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स भी होती है कि कंपनी के एडवांसमेंट में कोई भी डिसीजन में अगर वोट कर सकता है वो, जिससे कि कंपनी डेवलप करे। नो फिक्स रिटर्न, इसमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं होती है। नो फिक्स रिटर्न इज प्रॉमिस्ड टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को कोई फिक्स रिटर्न के लिए प्रॉमिस नहीं करी जाती है, क्योंकि कंपनी जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा रेज कर जाती है, कभी नॉर्मल वे से रेज करती है, कभी कभी कंपनी लॉस में भी आती है। इसीलिए कोई फिक्स रिटर्न जो है ये प्रॉमिस नहीं करी जाती है शेयर होल्डर्स के लिए। जैसी कंपनी की ग्रोथ होती है उसी अनुसार से उसको डिविडेंड मिलते हैं और उसका ये होता है। नो पेमेंट्स, शेयर्स आर नॉट रीपेड, शेयर दोबारा से पेड नहीं होती है। अब रिस्क है, शेयर होल्डर्स एज्यूम हायर रिस्क, शेयर होल्डर जो है वही हायर रिस्क रिज्यूम करता है। अब इशूइंग ऑफ डिवेंचर, ये डिवेंचर के इशूइंग क्या होती है, इशू क्या होती है, ये मैं बताता हूँ। तो आइए इसमें डिवेंचर की इशू के बारे में जानते हैं। पहला होता है डेट। डिवेंचर्स रिप्रेजेंट ए डेट ऑब्लिगेशन। डिवेंचर जो है ये डेट ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी है बोरोइंग। डिवेंचर्स आर ए फॉर्म ऑफ डेट फाइनेंसिंग। डिवेंचर्स जो होती है एक डेट फाइनेंसिंग की फॉर्म होती है। तीसरा इंटरेस्ट है। डिवेंचर्स होल्डर्स रिसीव रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट। डिवेंचर होल्डर जो है एक रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट को रिसीव करता है। अब नो वोटिंग राइट्स, इसमें जैसे कि शेयर में हमने देखा कि वोटिंग राइट्स होती है, इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होती है। डिवेंचर होल्डर्स टाइपिकली डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। तो डिवेंचर होल्डर्स को जो है वोटिंग राइट्स नहीं होती है। अब फिक्स रिटर्न, ए फिक्स रिटर्न इज प्रॉमिस टू डिवेंचर होल्डर्स। यहाँ शेयर होल्डर के लिए फिक्स रिटर्न नहीं होती, लेकिन डिवेंचर होल्डर के लिए फिक्स रिटर्न होती है।
हम कंपैरिजन इसलिए बता रहे हैं कि दोनों के बीच में आप डिफरेंस कर सकें। और 6 पॉइंट है रीपेमेंट। डिवेंचर्स हैव द मैच्योरिटी डेट फॉर रीपेमेंट। डिवेंचर्स की मैच्योरिटी डेट होती है उसके रीपेमेंट के लिए, जबकि शेयर्स की नहीं होती है। लोअर रिस्क, इसका रिस्क भी लोअर होता है। डिवेंचर होल्डर्स एज्यूम लोअर रिस्क, जबकि हायर रिस्क होती है आपको शेयर्स में। तो ये दोनों के अंतर्गत डिफरेंसेस थी। अब आइए हम पब्लिक डिपॉजिट के बारे में देखते हैं। तो पब्लिक डिपॉजिट में हमारी पब्लिक डिपॉजिट के अंतर्गत है द फंड रेज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक टाइपिकली थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक नोटिस इन्वेस्टिंग इंडिविजुअल्स टू डिपॉजिट मनी विद द कंपनी फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। तो इसमें है रेज फंड करते हैं कंपनी के अंतर्गत पब्लिक के द्वारा, जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या पब्लिक नोटिस के थ्रू हमारी या इनवाइटिंग इंडिविजुअल्स, किसी इंडिविजुअल्स को इनवाइट करके डिपॉजिट मनी को करी जाती है कंपनी के साथ। ये स्पेसिफिक एक निश्चित पीरियड्स के लिए ये हमारी पब्लिक डिपॉजिट कहलाती है। दीज डिपॉजिट्स आर यूजुअली अनसिक्योर एंड नॉट द प्रोटेक्ट बाय एनी गवर्नमेंट गारंटी। ये अनसिक्योर होती है, ये किसी भी गवर्नमेंट गारंटी इसकी नहीं होती है। ये पब्लिक डिपॉजिट के बारे में बताया आपको। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होती है। पहली पॉइंट है ये अनसिक्योर होती है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। नो बैक्ड बाय एनी कोलेटरल और सिक्योरिटी। इसमें कोई भी कोलेटरल या सिक्योरिटी के द्वारा वापस नहीं होती है। दूसरा फिक्स्ड टेन्योर। डिपॉजिट्स आर मेड फॉर द फिक्स्ड पीरियड। डिपॉजिट्स एक निश्चित समय के लिए होती है, रेंजिंग फ्रॉम द फ्यू मंथ्स टू सेवरल ईयर्स। कुछ महीने से लेकर कुछ ईयर्स तक होती है। अब फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। डिपॉजिटर्स अर्न ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट्स। डिपॉजिटर को एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलती है जो उन्होंने डिपॉजिट किया है उस पर। नॉन कन्वर्टिबल। डिपॉजिट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़। डिपॉजिट्स जो है वो शेयर या किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होती है। नॉन ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकती है। डिपॉजिट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन अनदर पर्सन, ये दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकती। अब आइए हम आते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स आर ऑफन यूज्ड बाय कंपनीज टू। ये पब्लिक डिपॉजिट्स जो है कंपनीज के द्वारा जो यूज़ करी जाती है वो फंड्स बताते हैं। तो रेज फंड्स, ये फंड को रेज करता है फॉर बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस की ऑपरेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, किसी विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए इसका रेज फंड को रेज करता है। दूसरा है डाइवर्सिफाई फंडिंग सोर्सेस। फंडिंग सोर्सेस को वो डाइवर्सिफाई कर सकता है, एक से दूसरे में लगा सकता है। तो रिड्यूस ये डिपेंडेंस ऑन बैंक एंड अदर लेंडर्स। ये जो है किसी दूसरे बैंक पर डिपेंड नहीं होता, ये उसको कम कर सकता है और दूसरे लेंडर्स के सोर्स को भी कम कर सकता है। तीसरा है अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। ऑफर द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस देता है। अब however public deposits are carry risk such as क्रेडिट रिस्क। पहला क्रेडिट रिस्क होता है। कौन कौन से रिस्क होते हैं जो पब्लिक डिपॉजिट्स के अंतर्गत आती है वो मैं बता रहा हूँ। ये क्रेडिट रिस्क होती है, रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट्स बाय द कंपनी। ये कंपनी के द्वारा रिस्क डिफ़ॉल्ट्स के रूप में होती है। दूसरा लिक्विडिटी रिस्क होती है, ये डिफ़िकल्टी इन विदड्रॉइंग डिपॉजिट्स बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तीसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स में इफेक्ट रिटर्न। अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज करते हैं ये रिटर्न में को भी प्रभावित करती है। तो इन दिस वे आई हैव डिस्कस्ड सेवरल पॉइंट्स of this chapter
Next class we will start from here short notes of the following. यहाँ से हम अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे. तो that's all for today. We will meet again on the next class.